ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार आचार्य शिव पूजन सहाय की जयंती के उपलक्ष्य में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित विशेष रूपक कलम, दवात और देहात। आलेख इष्टदेव सांकृत्यायन। प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। निराला जी कुछ दिन काशी में रहे थे। मैं भी उन दिनों वहीं था और प्रसाद जी के साथ खूब बैठक होती थी। मध्य गंगा में बजरे पर कविता पाठ भी हुआ था और निराला जी ने हारमोनियम बजाकर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन पद गाया था। अरे वाह! प्रसाद जी ने परोक्ष में उनकी बड़ी प्रशंसा की थी। साहित्य और संगीत दोनों शास्त्रों में उनकी असाधारण गति देखकर प्रसाद जी बहुत प्रभावित हुए थे। क्या बात है! प्रसाद जी राग द्वेष रहित व्यक्ति थे। उन्होंने उसी समय निराला जी को कई तरीके से तोल कर कहा था कि हिंदी को ईश्वर की देन है निराला। सत्य है। और वो भविष्यवाणी आज प्रत्यक्ष है। अच्छा, भाई वाह! आपको निराला जी और प्रसाद जी का सानिध्य मिला है? अरे नहीं भाई, कहाँ निराला जी, प्रसाद जी और कहाँ मैं। मैं तो तब इस दुनिया में आया भी नहीं था, तब की बात होगी। अच्छा, तो फिर आप बता क्या रहे हैं? नहीं, मैं बता कुछ नहीं रहा हूं, मैं तो बस सुना रहा हूं। सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? एक संस्मरण, बल्कि कहें एक संस्मरण का अंश भर। ओह, तो किसका संस्मरण है ये? ये संस्मरण है एक ऐसी शख्सियत का जिसे अपने समय के हिंदी साहित्य संसार का जीवंत कोश माना जाता है। कौन है वो? वे हैं आचार्य शिव पूजन सहाय। न केवल हिंदी साहित्य बल्कि भाषा को भी जिनकी देन अतुलनीय है। अच्छा, आचार्य शिव पूजन सहाय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे साहित्यकार, भाषाविद, संपादक, संयोजक और अध्यापक जैसे कई आयाम मुखरित होते हैं और सभी अपनी समग्र संचेतना में। बिहार में बक्सर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक गांव है उनवास। इसी उनवास गांव में 9 अगस्त 1893 को श्री वागीश्वरी दयाल जी के परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिव पूजन। उर्दू उन दिनों यहाँ कचहरियों में कामकाज की भाषा थी और पिता श्री वागीश्वरी दयाल कचहरी से ही जुड़े थे। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होने के कारण बालक शिव पूजन की पढ़ाई उन्होंने हिंदी में शुरू करवाई। ये वो समय था जब स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष व्यापक आकार ले रहा था। आजादी की चाहत की चिंगारी घर घर पहुंच चुकी थी और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने और उन्हें पुष्पित पल्लवित करने में भारत का जन जन जुट चुका था। बालक शिव पूजन ने सन 1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1917 में वो आरा के ही टाउन स्कूल में अध्यापक हो गए। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने टाउन स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी, नेशनल स्कूल में चले गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर पत्रकारिता से जुड़ गए और आरा छोड़ कलकत्ता चले गए। शिव पूजन सहाय को हम इसलिए याद करते हैं कि साहित्य और पत्रकारिता की जिस बुनियाद पर आज हम खड़े हैं उसमें उनका योगदान अप्रतिम है। एक हिंदी शिक्षक के रूप में इन्होंने अपने सामाजिक जीवन का आरंभ किया और इसी के साथ वे तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में सृजनरत रहे। आरंभिक लेख और कहानियां शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। आचार्य शिव पूजन सहाय यही नहीं रुके, उन्होंने
संपादन को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाया। आरा में रहते हुए 1921-22 में उन्होंने मारवाड़ी सुधार नामक मासिक का संपादन आरंभ किया और कुछ ही समय पश्चात 1923 में वे कलकत्ता गए, जहां सेठ महादेव प्रसाद और मुंशी नवजादिक लाल शाह के साथ मतवाला का संपादन आरंभ किया। यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि आचार्य शिवपूजन सहाय ने निराला की प्रतिभा को पहचाना और मतवाला मंडल में उन्हें शामिल किया। ये थे डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में हिंदी के प्रोफेसर वीरेंद्र मोहन। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद के सौजन्य से 4 खंडों में शिव पूजन सहाय रचनावली छपकर आई। इधर सहाय जी के सुपुत्र प्रोफेसर बालेंदु शेखर मंगलमूर्ति के अथक प्रयासों से 10 खंडों में शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र बाद में छपकर आ सका, लेकिन अपने समय के साहित्य समाज में आचार्य शिव पूजन सहाय का महत्व अतुलनीय था। मेरे पिताजी मूलतः साहित्य में उनकी जो एक भूमिका थी वो एक संयोजक या आप समझिए समन्वयक की एक भूमिका जैसी होती है, सूत्रधार की भूमिका जैसी होती है, कुछ उस तरह की उनकी भूमिका थी। शिवपूजन सहाय के छोटे सुपुत्र और साहित्यकार प्रोफेसर बालेंदु शेखर मंगलमूर्ति। स्वतंत्रता संग्राम की बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति थी, जो चंपारण में जो एक सत्याग्रह हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर के मेरे पिताजी ने भी तब त्याग पत्र दिया और कुछ दिनों तक वो शिक्षक रहे। एक राष्ट्रीय विद्यालय में उन्होंने शिक्षण किया। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है, उस स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआत हुई, उससे बहुत सारे साहित्यकारों की पत्रकारिता का प्रारंभ होता है। उसी समय प्रेमचंद और इस तरह के जितने साहित्यकार थे वो सब पत्रकारिता से जुड़े, जो स्वाधीनता प्रेरित पत्रकारिता थी, और मेरे पिता भी उसी तरह से उससे जुड़े। फिर उसके बाद मतवाला का प्रकाशन शुरू हुआ, और मतवाला जो था वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का पत्र था, जिसमें जितनी भी समस्याएं थी उस वक्त की, जो राजनीतिक समस्याएं थी, जो सामाजिक समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं पर जो है वो व्यंग लिखे जाते थे। वस्तुतः उसके मुख्य संपादक वही थे, और उसी समय निराला जी से उनका संपर्क हुआ। बालकृष्ण प्रेस था नाम उसका, जहाँ से ये छपता था मतवाला। उसी भवन में निराला जी भी रहते थे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है, अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। 2 वर्ष बाद वो लखनऊ चले आए और यहाँ माधुरी पत्रिका के संपादकीय विभाग में कार्य करने लगे। यहीं रहते हुए उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का संपादन किया। देवनागरी लिपि में प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का संपादन शिवपूजन सहाय ने किया था। बिजनौर के साहित्यकार अरुण देव उस अनुभव का वर्णन करते हुए सहाय जी लिखते हैं, मैं सहम गया। सप्त सरोज, सेवा सदन, प्रेमाश्रम कलकत्ता में पढ़ चुका था। साहित्य जगत में प्रेमचंद की स्तुति चर्चा होती रहती थी, उसकी भी धाक मेरे दिल पर काफी थी। मैं उनकी कृतियों और कृति गाथाओं से तो परिचित था, पर उनके नित्य दर्शन से वंचित था। मैंने यह सुना था कि प्रेमचंद उर्दू में कहानी या उपन्यास लिख जाते हैं, फिर किसी हिंदी के जानकार से नागरी में उसे लिखवाते हैं। पर जब रंगभूमि की कॉपी मिली, मेरे आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सारी कॉपी प्रेमचंद की ही लिखी हुई थी। 2 मोटी जिल्दों में खासा एक बड़ा पोथा, छोटे छोटे अक्षर, घनी लिखावट, कहीं काट छाट नहीं, मानो पूरी पुस्तक एक ही सांस में लिख गई।
यहीं रहते हुए उन्होंने देहाती दुनिया भी लिखा। यद्यपि देहाती दुनिया की पहली पांडुलिपि वहीं एक दंगे की भेंट चढ़ गई। फलतः हिंदी साहित्य की दुनिया के लिहाज से ऐतिहासिक महत्व का यह उपन्यास उन्हें दोबारा लिखना पड़ा। इस उपन्यास के दोबारा लेखन का कार्य भी कलकत्ता आकर हुआ। यह एक लेखक की पीड़ा थी। उसका यह अवदान था कि उसने अपनी स्मृति का सहारा लेते हुए उस रचना को फिर से लिखना शुरू किया। शिवपूजन सहाय जितना लिखते थे अगले दिनों छपने के लिए भेज दिया जाता था। यही कारण है कि उनके इस उपन्यास में कोई क्रम देखने को नहीं मिलता है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह स्त्री जीवन की समस्याओं को लेकर लिखा गया उपन्यास है। यद्यपि उसकी कथा का केंद्र रामशहर नामक एक गांव है और एक ऐसा देहाती गांव है जहां अज्ञानता और दरिद्रता है। लेखक ने जो देखा उसमें लिखा। हम कह सकते हैं कि इसमें मिलावट नहीं है, कल्पना नहीं है, इसलिए इसकी भाषा और मुहावरे तक उसी ग्रामीण समाज से लिए गए हैं। एक कुंठा रहित विनोद प्रिय ठेठ गांव का चित्रण हम देहाती दुनिया में देखते हैं। ये थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में हिंदी के प्राध्यापक प्रोफेसर वीरेंद्र मोहन। और इसी विषय पर विश्वविद्यालय में ही हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के विचार। उनके देहाती दुनिया में जो समाज है, जो ग्रामीण जीवन है, वो पूरे भारतीय समाज का भी एक संदर्भ उसमें आता है। हमें ये देखना चाहिए कि वो अपने समय समाज में रहकर भी एक लेखक किस तरह से स्त्री जीवन के तमाम प्रश्नों को वो देख रहा, तमाम समस्याओं को देख रहा है, विधवा विवाह को देख रहा है, स्त्री से जुड़ी हुई समस्याएं, दहेज। तो शिवपूजन सहाय के संपूर्ण लेखन को देखा जाए, केवल उपन्यास कहानी नहीं, संपूर्ण लेखन को देखा जाए, निबंधों को, लेखों को, तो उसमें नारी की बदहाली का प्रश्न जो है उनके सामने बड़ी प्रमुखता से उभरता है। स्त्री की उपेक्षा जो हो रही थी खासतौर से ग्रामीण अंचलों में, उसको लेकर भी वो बेचैन थे। उन्हें ये पूरा एहसास था, पूरा विश्वास था कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, उनका जो जीवन है, उसे अगर आगे उभारना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया जाए। वो कहते हैं कि ठाट बाट से रहने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां तो देहात की गरीब और मैली कुचैली स्त्रियों को देखकर घृणा करती हैं, बहुत भड़कती हैं। आज तक कोई सभ्य और भद्र महिला घर घर में घूमकर देहाती स्त्रियों को यह सिखाने नहीं गई कि शरीर और वस्त्र को कैसे और क्यों स्वच्छ रखना चाहिए तथा नारी जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए आचार विचार कैसा होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी के पूर्व प्रोफेसर हरगोलाल गुप्ता के शब्दों में, देहाती दुनिया चरित्र प्रधान औपन्यासिक कृति है। देहाती दुनिया में इन्होंने एक प्रकार से भारतवर्ष की प्राचीनतम संस्कृति को, जिसे हम गांव की संस्कृति कह सकते हैं, जो भारतवर्ष की मूलाधार संस्कृति है, उसको अभिचित्रित किया है। इनकी भाषा में उर्दू शब्दों का बाहुल्य है, प्रचलित मुहावरे भी पाए जाते हैं, अनुप्रास की छटा भी देखने को मिलती है। गद्य में पद्य की सी रोचकता, सरसता विद्यमान है। पद्यात्मक स्वरूप के बावजूद भी इनके गद्य में विषय का गांभीर्य सर्वत्र पाया जाता है। 1921 से लेकर 1934 तक आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे। आरा से निकलने वाले मारवाड़ी सुधार, कलकत्ता में मतवाला मंडल से जुड़कर आदर्श, उपन्यास तरंग तथा समन्वय आदि पत्रों में संपादन कार्य करते रहे। कुछ समय के लिए माधुरी के संपादकीय विभाग से जुड़े। भागलपुर से प्रकाशित मासिक पत्रिका गंगा के संपादक मंडल में रहे। दरभंगा से प्रकाशित पाक्षिक पत्र बालक का संपादन किया। कई वर्षों तक काशी में रहे और यहाँ रहकर साहित्यिक पाक्षिक जागरण का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद आप बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक रहे तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के संपादक रहे। ये विख्यात 2 हिंदी संस्थान इनकी कीर्ति के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखीं, विषय भिन्न भिन्न रहे और उनकी विधाएं भी भिन्न भिन्न रहीं। बिहार का बिहार
बिहार का भौगोलिक और ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ग्राम सुधार तथा अन्नपूर्णा के मंदिर में इन्होंने ग्रामोत्थान संबंधी लेख लिखे। 2 घड़ी हास्य रस की कृति है। माँ की सपूत बालोपयोगी रचना है। एक तरह से शिव पूजन सहाय जी ने बालोपयोगी साहित्य उन दिनों में लिख करके निश्चय ही बहुत बड़ा योगदान प्रस्तुत किया। देहाती दुनिया इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस उपन्यास में आचार्य जी के समय का भोजपुरी समाज अपनी सभी खूबियों और खामियों को समेटे हुए पूरी जीवंतता के साथ मूर्तमान हुआ है। कथ्य और शैली की दृष्टि से ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। हिंदी भाषा के प्रति आचार्य जी के योगदान पर कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी के विचार। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी आज जिस स्वरूप में है, उस हिंदी को बनाने वाले जो लोग हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू कर लें तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम आचार्य शिवपूजन सहाय जी का भी है। और उनकी जो देन है वो बहुत बहुआयामी है। वो इस मामले में कि वो पत्रकार तो थे लेकिन साहित्यकार भी थे, गद्यकार थे। तो उनके जो ललित निबंध आप लें, अब ललित निबंध आज अगर हम बात करें तो ये करीब करीब विलुप्त होने वाली जो है एक विधा बन रही है। जो हमारी हिंदी को जिन्होंने आसान बनाया, सरस बनाया, जनमानस तक पहुंचाया, जनसाधारण तक पहुंचाया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी ग्रामीण बोलियां हैं उनको उसमें समाहित किया हिंदी में, तो हिंदी का वैभव बढ़ाया, हिंदी की शब्दावली बढ़ाई और हिंदी को व्यापकता प्रदान की। हिंदी को जन जन तक ले गए, आम लोगों तक ले गए, गरीबों तक ले गए, गांवों तक ले गए, मजदूरों तक ले गए, क्योंकि वो हिंदी का निर्माण काल ही था एक तरह से। 1926 की शुरुआत में ही आचार्य काशी आ गए, जहां वो मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के निकट संपर्क में आए। जयशंकर प्रसाद के घर अक्सर काशी के सभी साहित्यकारों की बैठकी हुआ करती थी और उस बैठकी के अभिन्न अंग थे शिव पूजन सहाय। इन बैठकों में आचार्य को राय कृष्णदास, लाला भगवान दीन, रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित विनोद शंकर व्यास जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों का साथ मिला और वो सबके प्रिय बन गए। इस बैठकी और उस समय की साहित्यिक दुनिया में शिवपूजन सहाय की अहमियत का अंदाजा पंडित विनोद शंकर व्यास की इस बात से लगाया जा सकता है। शिव जी स्वभाव के बड़े सरल हैं, अतएव बहुत जल्दी सबके प्रिय बन जाते हैं। उनमें अभिमान और अहंकार तनिक भी नहीं है, इसलिए सहृदयों को अपने समीप खींच लेते हैं। प्रसाद जी का बहुत निकट स्नेह उन्हें प्राप्त था। काशी में रहने पर हम लोगों के किसी भी जमघट में शिव पूजन ना हो, ऐसा कभी नहीं होता था। हम लोगों की मंडली में शिव पूजन जी का सम्मान विशेष रूप से था। पुस्तकों के प्रकाशन तथा संपादन का कार्य वही करते थे, इसलिए मेरी और प्रसाद की लिखी अधिकांश रचनाओं से वो परिचित थे। उनका निर्णय ही अंतिम समझा जाता था। प्रसाद जी जब कुछ नई रचना प्रस्तुत करते, तब शिव पूजन जी को सुनाए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। इन बैठकों में साहित्य के महारथियों से आचार्य के केवल संबंध ही प्रगाढ़ नहीं हुए, अपने समय के साहित्य जगत के खट्टे मीठे अनुभव भी हुए और मीठे कड़वे सभी तरह के सच भी उजागर हुए। एक मार्मिक उदाहरण मुंशी प्रेमचंद को समर्पित आचार्य शिवपूजन सहाय के लिखे एक संस्मरण से। प्रेमचंद जी की लेखनी ने हिंदी को लोकप्रिय शैली दी और जनता के जीवन का कोना कोना छान डाला। राष्ट्र के हृदय की धड़कन का वे अनुभव करते थे। युग की वाणी को उन्होंने स्वर दिया और उनकी रचनाओं ने हिंदी और उर्दू की अभिन्नता सिद्ध की। किंतु उनके जीवन काल में हिंदी वालों से अधिक उर्दू वालों ने ही उनका सम्मान किया। मौलाना मोहम्मद अली एक उर्दू साप्ताहिक हमदर्द दिल्ली से निकालते थे। उसमें प्रेमचंद जी की कहानियां प्राय छपा करती थी। उनको पुरस्कार के रूप में प्रति कहानी 1 गिन्नी मिलती थी।
और वो गिन्नी मखमली केस में पार्सल से आती थी। उन दिनों गिन्नी का क्या दाम था मुझे याद नहीं, पर कई बार मैंने गिन्नी देखी थी और हिंदी पत्रों से मिले पुरस्कार पर वे हंसकर चुप रह जाते थे। आचार्य की अहमियत को रेखांकित करती एक और बात साहित्यकार अरुणदेव के शब्दों में। शिवपूजन सहाय के पास लेखकों को पहचानने की अचूक दृष्टि थी। एक जगह वह निराला के विषय में लिखते हैं, निराला जी खड़ी बोली की नई धारा के क्रांतिकारी कवि तो थे ही, ब्रज भाषा के भी रस सिद्ध कवि थे। प्रेमचंद के विषय में एक जगह वह लिखते हैं, प्रेमचंद की लेखनी ने हिंदी को एक लोकप्रिय शैली दी और जनता के जीवन का कोना कोना छान डाला। प्रेमचंद ने युग की वाणी को उन्होंने स्वर दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि प्रसाद की महानतम कृति कामायनी का संशोधन भी उनके ही हाथों से हुआ था। उठना बैठना ही उनका प्रसाद के साथ और प्रेमचंद के साथ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहा है, तो उस आदमी का कद आप समझ सकते हैं। ज्ञानपीठ के निदेशक श्री लीलाधर मंडलोई तो संपादन में तो खैर जैसे उन्होंने 1930 के आसपास बालक नाम की पत्रिका का संपादन किया या गंगा का संपादन किया, तो ये जो संपादन की कला है, मुझे लगता है कि उस कला को विकसित करने में आपका बड़ा योगदान रहा है। एक संपादक की भूमिका तो होती है और पहली भूमिका होती प्रकाश में लाने की। स्थापित तो वही होता है जो अच्छा लिखता है और अच्छे की पहचान करना भी बड़ी बात है। तो उनको ये सलाहियत थी, उनमें ये कला थी, उनमें ये हुनर था कि सही लोगों को पहचान कर उनकी रचनाओं को छापना, फिर उसके ऊपर चर्चा करना, संपादकीय में उनका जिक्र करना, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में उन तमाम चीज़ों की चर्चा करना। और तो ये सारे काम शिवपूजन जी बहुत उदार मन से किया करते थे, लेकिन रचना के मूल्य पर। अगर रचना में वो मूल्य नहीं है तो वो नहीं करते थे। तो ये एक बड़ी बात है। आचार्य की संपादकीय भूमिका को ही रेखांकित करती साहित्यकार निर्मला जैन। दरअसल वो देहाती मिजाज के संपादक थे, देहाती मिजाज के आलोचक थे और उसी के नाते उनकी पहचान बनी। हिंदी के जो बड़े साहित्यकार थे उनके अपने समय के, उनके साथ उनका व्यक्तिगत निजी संपर्क था। ये वस्तुतः हम कह सकते हैं कि उस पीढ़ी की विशेषता थी। आलोचक लेखक के संपर्क में था, संपादक लेखक के संपर्क में था। वो जो एक जीवन संपर्क से आने वाली प्रामाणिकता होती है लेखन में, उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य हमेशा शिवपूजन साहय जी का ऋणी रहेगा। अपने समय के समाज का ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जो आचार्य की लेखनी से मुखरित ना हुआ हो। चाहे वो स्त्री अस्मिता का प्रश्न हो या गांव में व्याप्त कुरीतियों या फिर सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के विचार। एक लेखक कितनी बड़ी भूमिका में है कि वो केवल लिख नहीं रहा है, वो जनजीवन की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय परिदृश्य में उस पर विचार कर रहा, उस जनता को ललकार रहा है, काला बाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ वो बात कर रहा है। ये बड़ा प्रश्न था कि जनता को ठगने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ भी वो बिगुल बजा रहा है। और आजादी के बाद की जो राजनीति, जो सामाजिक स्थितियां, जो दुर्बलताएं, जो विकृतियां पैदा हुई, उन विकृतियों की भी वो जांच पड़ताल करते हैं। ये हिंदी भाषा और साहित्य को उनके योगदान का ही परिणाम था जो केवल 10वीं तक पढ़े होने के बावजूद सन 1939 में उन्हें छपरा स्थित राजेंद्र कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त किया गया। वैसे तो पूरे जीवन कलकत्ता से लेकर लखनऊ तक कई शहरों में देशाटन करते रहे आचार्य के जीवन में संघर्षों की कुछ कमी नहीं थी, लेकिन इसके बाद आया आचार्य शिवपूजन सहाय के जीवन का सबसे त्रासद मोड़। 16 नवंबर 1940 को आचार्य जी के गांव में ही
उनकी जीवन संगिनी का निधन हो गया। आहा, ये तो आचार्य जी पर तो पहाड़े टूट पड़ल। अरे भगवान ही का कैलन। अरे लइकवन में कोनो सियान बा कि ना हो? सबसे बड़का मुश्किल से 11 साल के बा। अब एमे सयान का कहल जाई। हे भगवान, कैसे शिव पूजन बाऊ की गिरस्ती अब पटरी पर आई? का करल जाए, भगवान के जैसन मर्जी। आओ आओ, मेरे पास आओ, पास आओ बेटा। माँ चली गई, मैं तो हूं ना। हाँ, अब तो आप ही माँ और पिता दोनों हैं इन बच्चों के। भगवान आपको इतना धीरज दे कि निभा लें। देंगे भगवान, देंगे। भगवान सबको उसकी जरूरत के मुताबिक देते हैं, मुझको भी देंगे, देंगे। 24 घंटे मैं उनके साथ रहता था, इसलिए कि मेरी माता थी नहीं, तो मेरे पिता मुझको एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। एक साथ हम लोगों ने बिताया। मेरे जो शुरू के दिन थे वो, और मेरे पिताजी के जो अंत के दिन थे वो एक साथ बीते हैं। आचार्य के छोटे सुपुत्र प्रोफेसर बालेंदु शेखर मंगलमूर्ति। तो मैंने देखा अपने समय में छपरा में, जब बाबूजी प्रोफेसर थे, तो उस पूरे मकान में एक बहुत छोटी सी कोठरी थी, बहुत ही छोटी। उसमें एक चटाई बिछी हुई होती थी, दीवार में एक रैक जैसा बना हुआ था, और उसी पर बाबूजी की जो पढ़ने लिखने की चीजें थी उस रैक पर रहती थी, और एक तरफ एक बक्सा रखा हुआ था जिसमें उनके कपड़े रहते थे। उनकी साहित्य साधना उसी कमरे में होती रहती थी, या तो लिखते थे या पढ़ते थे। वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते थे। तो वो एक साधक का जीवन था उनका। तो उनकी शुरू की डायरियां अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने शब्दों की साधना कितनी गहराई से की थी, और हमेशा अपनी साहित्य साधना में ही लगे रहे। 1950 में राजेंद्र कॉलेज छपरा से त्याग पत्र दे करके वो पटना चले आए, और पटना आने के बाद पटना में उनकी नियुक्ति हो गई थी बिहार भाषा परिषद के सचिव के रूप में। 1950 से लेकर के 1959 तक वो उसके निदेशक रहे। तो 9 साल की अवधि में 50 से अधिक बहुत ही प्रामाणिक मानक महाग्रंथों का प्रकाशन हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य को किए गए योगदान के लिए सन 1960 में आचार्य शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया, और 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी। वैसे मधुमेह तो आचार्य को 1952 में ही हो चुका था, और कुछ ही दिनों बाद तपेदिक भी, लेकिन सन 62 में इसने गंभीर रूप ले लिया। काल की गति से भला कौन बच सका है। आखिरकार हिंदी के इस विरल सपूत ने 21 जनवरी 1963 को इस संसार को अलविदा कह दिया। प्रोफेसर हरगुलाल गुप्ता। इनकी पहली औपन्यासिक कृति देहाती दुनिया नष्ट हो गई थी। दूसरी बार जब इन्होंने लिखा तो ये कहा है कि मेरी पहली कृति वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरी में मैं वह नहीं ला सका जो मुझे लाना चाहिए था। निश्चय ही यह एक अमर लेखक की वह यादगार है जो आज के समूचे लेखकों को प्रेरित करती है, बहुत कुछ देने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए। और इस रूप में शिव पूजन सहाय हम लोगों के एक तरह से मार्गदर्शक हैं। कलम, दवात और देहात। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार आचार्य शिव पूजन सहाय की जयंती के उपलक्ष्य में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख इष्ट देव सांकृत्यायन, वाचन मनोज पाइंडकर और दीपा चतुर्वेदी, नाट्यांश स्वर शोभना भारद्वाज, अनुराग अरोड़ा, दीपा चतुर्वेदी और सिद्धार्थ भारद्वाज। प्रस्तुति सहायक नीरज कुमार सोनी और मनु पुष्पम त्यागी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम
आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।